पंढरपुर नाम का एक गांव था। वहाँ गुड़िया अपने पिता गिरधारी लाल के साथ रहती है। गिरधारी लाल एक साधारण गैराज में काम करता था और लोगों की गाड़ियाँ ठीक किया करता था। गुड़िया उठो, सुबह हो गई। मेरे कुछ ग्राहक आकर भी चले गए, लेकिन मुझे अब तक चाय नहीं मिली। पिताजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मैं आपको बना कर दे देती। मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए नहीं उठाया। मैंने तो पहले से ही तुम्हारे और मेरे लिए चाय बना कर रखी थी, इसलिए उठाया। क्या पिताजी, आप भी? गिरधारी लाल और गुड़िया दोनों ही खुशी खुशी रहा करते थे। गिरधारी लाल अपने गैराज की दुकान चलाता और गुड़िया ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया करती। भाई साहब, मुझे कुछ राशन लेना है। आप ये पर्ची में लिखे हुए सामान बनवा दीजिए ना। जी बेटा, तुम तो गिरधारी लाल की सुपुत्री हो ना। वो दरअसल मेरी बेटी भी ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती है। मैंने सुना है अक्सर शादी और किसी भी कार्यक्रम में अच्छे पैसे बन जाते हैं। आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। गुड़िया वहाँ खड़ी होकर राशन ले ही रही थी कि वहाँ गांव की ठकुराइन काकी आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ भेज देना, कम से कम ये तो सीख ले। आजकल की लड़कियों को न जाने कब अकल आएगी। घर का काम तो इनसे होता नहीं और चली ब्यूटी पार्लर खोलने। अरे ओ ठकुराइन, ये आप बेचारी बच्ची को काहे डरा रही हैं? रहने दीजिए अंकल, इनका तो काम ही यही है, पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की बातें सुनना और अपनी टिप्पणी देना। गुड़िया काकी से बहस करके अपने घर चली गई और गुस्से में जाकर बैठ गई, जिसे देखकर गिरधारी लाल ने गुड़िया से पूछा, क्या हुआ बेटी? मेरे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने की वजह से सारा गांव पहले ही परेशान है। हमें दूसरों से क्या मतलब बेटा, तुम चिंता मत करो और अपना ब्यूटी पार्लर, वो क्या कहते हैं, पार्लर, हाँ पार्लर का काम पूरा कर लो। पैसे जितने चाहिए हो मुझसे ले जाना। गुड़िया शहर से ब्यूटी पार्लर का काम पूरी तरह से सीखकर गांव आ गई। गांव आते ही उसने देखा कि ठकुराइन उसके घर के बाहर खड़ी है। सुनो गिरधारी, तुम आकर कई बार मुझसे उधार पैसे लेकर गए हो, जिसका तुमने 1 रुपया भी मुझे वापस नहीं किया है। मैं सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। मेरी बेटी का काम बस शुरू होने ही वाला है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं अगले हफ्ते दोबारा आकर तुमसे मिलूंगी और अगर तब मुझे पैसे वापस नहीं मिले ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ठकुराइन वहाँ से चली जाती है। उस वक्त तो गुड़िया कुछ नहीं कहती, लेकिन समझ जाती है कि सारे पैसे ठकुराइन के कर्ज थे, जिससे उसने अपनी ब्यूटी पार्लर की कोचिंग ली। अगर ये बात मुझे पता होती कि ठकुराइन के पैसों पर मैंने ये शिक्षा ली है, तो मैं कभी ब्यूटी पार्लर का काम सीखती ही नहीं। क्या करता बेटी मैं, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब तुम गाँव में आ गई हो तो तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो। अपने पिता की बात सुनकर गुड़िया ने ठीक वैसा ही किया। गांव के बाजार में अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर जिसमें सजने संवरने की सारी सुविधाएं थी। ब्यूटी पार्लर खोलकर मुझे पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन पिताजी, मेरे ब्यूटी पार्लर में कोई भी ग्राहक नहीं आया। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, कहीं हमारे सारे पैसे डूब ना जाए। घर में कुछ सोना बचा था, उससे आपने मुझे ये दुकान खोल कर दी। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा, बस तुम मन लगाकर अपना काम करो। उतने में वहाँ पर ठकुराइन अपने साथ 2 गुंडे लेकर आ गई। आज अगर गिरधारी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी पूरी दुकान उठाकर ले जाऊंगी। मालकिन, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है। आज मैं तुम्हारी दुकान छीन कर ही रहूंगी। अरे, जब इतना ही अपनी बेटी पर भरोसा था तो उसे इंजीनियर या डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? मालकिन, अगर आप कहें तो इसके गैराज और इसके ब्यूटी पार्लर का सारा सामान हम ले जाएं। हाँ, ले जाओ, इसके घर के सारे सामान ले जाओ और इसे कहीं का नहीं छोड़ना। सब कुछ उठा कर ले जाऊंगी यहाँ से मैं। ठकुराइन का आदेश सुनकर दोनों ने गिरधारी के गैराज में खड़ी सारी बनती हुई गाड़ियों को टो करवा लिया और वहां से लेकर चले गए। गुड़िया के ब्यूटी पार्लर के दुकान की भी सारी सजने संवरने की चीजें भी वो वहां से लेकर चले गए। गुड़िया बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान,
ये तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया है? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है पिताजी, कुछ भी नहीं। गराज में कबाड़, स्कूटी और कुछ बिखरे हुए ब्यूटी पार्लर का सामान ही रह गया था, जिसे उठाते हुए गुड़िया ने कहा, इन सामान का अब हम क्या करेंगे? ना गैरेज बचा, ना ब्यूटी पार्लर। लेकिन पिताजी, ये स्कूटी किसकी है? ये मेरे गराज में आज ही सुबह एक मोची लेकर आया था और उससे मैंने ये स्कूटी कम पैसों में खरीद ली थी। मेरे दुकान न चलने का कारण ये है कि मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ पिताजी कि आप इस स्कूटी को कुछ इस तरह से बना दे जिससे ये चलती फिरती स्कूटी ब्यूटी पार्लर बन जाए। लोगों को मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े, मैं ही इस स्कूटी को लेकर सब जगह पर जा सकूं। तुमने ये खूब कहा बेटा, शायद इससे हमारा काम बन जाए। मुझे तुम्हारे हुनर पर पूरा भरोसा है। जाओ, जाकर सबको सजाओ। उतने में वहाँ पर उनके पड़ोस की रानी मौसी आ गई और वो गुड़िया से कहने लगी, बेटा, क्या तुम मेरा भी श्रृंगार कर सकती हो? मेरे मायके में एक कार्यक्रम है, मुझे वहाँ जाना है। जी मौसी जी, अभी करती हूँ। बेटा, मैंने देखा कि कैसे उस कपटी ठाकुराइन ने तुम्हारे दुकान पर तमाशा किया। वो हम गांव वालों को आगे बढ़ते देखकर बहुत जलती है। गुड़िया ने रानी मौसी को कुछ इस तरह से सजाया कि उनका रूप एकदम से निखर आया। वाह बेटा, तुम में तो सच में बहुत हुनर है। काबिले तारीफ काम किया है तुमने। ये कुछ पैसे रखो और इससे अपना जीवन सुधारने की कोशिश करो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे लौटा देना। बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्कूटी ब्यूटी पार्लर बनाकर तैयार कर दूंगा। कई दिनों तक मेहनत करके गिरधारी ने अपनी स्कूटी पर ही ब्यूटी पार्लर का भंडार लगा दिया। उस कबाड़ स्कूटी को इस तरह बना दिया कि स्कूटी में चारों तरफ सजने संवरने के सामान लगे हुए थे। बड़ा सा शीशा, क्रीम पाउडर और भी बहुत कुछ। पिताजी, ये स्कूटी कम चलता फिरता ब्यूटी पार्लर ज्यादा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। अब तुम इसे चलाकर सारे गांव में घूमो और सारी चीजें अच्छे से करो। मेरी काबिल बिटिया सफल होकर लौटना। फिर क्या था, गुड़िया ने अपनी स्कूटी ब्यूटी पार्लर चालू कर दी। हर गांव वो स्कूटी लेकर चले जाया करती थी और उस गांव की लड़कियों और औरतों को सजाया करती थी। देखते ही देखते स्कूटी ब्यूटी पार्लर के नाम से गुड़िया प्रसिद्ध हो गई। ये लीजिए आपके पैसे, ये मैंने अपने ब्यूटी पार्लर से कमाए हैं। धन्यवाद बेटी, भगवान की लाठी मुझ पर भी चली है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने कईयों का घर उजाड़ा और इसी वजह से मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। भगवान आपका भला करे। जब भी आपको मौका मिले तो आप मुझसे आकर मिल लीजिएगा। गुड़िया ठकुराइन के लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर देती है और अपनी स्कूटी पार्लर से लोगों के घरों में जाकर काम करती है। कुछ समय के बाद एक बड़ा सा घर लेकर अपने पिताजी के साथ वहीं रहने लगती है। संध्या के बाबा की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ, मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? माँ, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगी, सफाई वगैरह भी। देखते हैं, पहले तू काम तो ढूंढ। मीना काम ढूंढने के लिए बाजार में घूमने लगी। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं है। बाजार में घूमते घूमते संध्या एक ब्यूटी पार्लर आ पहुंची। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती है तू बेटा? कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। अभी तेरी उम्र छोटी है, तू नया काम सीख सकती है। ठीक है, तू कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जा। शुरू शुरू में तू सफाई का काम कर ले और धीरे धीरे पार्लर का काम भी सीख लेना। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या को काम मिल गया था। वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। अच्छा है, तुझे काम मिल गया। अब कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ माँ। अगले दिन संध्या पार्लर पहुंची। पहले उसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि शिक्षा कैसे काम कर रही है। संध्या, उस स्टीमर को ऑन कर दे। जी दीदी।
शिक्षा संध्या को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ दिनों बाद शिक्षा ने संध्या को काम सिखाना शुरू किया। ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है। हाई पे बाल जल सकते हैं। जी दीदी। संध्या जल्दी जल्दी काम सीख रही थी। एक ही महीने में वो बहुत कुछ सीख गई। बेटा, इनका फेशियल कर दे। हाँ दीदी। संध्या अब काम सीख चुकी थी तो शिक्षा ने उसकी पगार भी बढ़ा दी। ये ले बेटा, इस महीने की पगार। हमेशा से ज्यादा पगार पाकर संध्या बहुत खुश थी। ये लो माँ, इस बार दीदी ने मुझे ज्यादा पगार दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। तू इन पैसों से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े खरीदूंगी। जैसे जैसे संध्या काम सीखती जा रही थी, शिक्षा उसकी पगार बढ़ा रही थी। संध्या भी इस काम से बहुत खुश थी। 2 साल बीत गए। एक दिन जब संध्या घर लौटी तो उसके घर पर कोई मेहमान आए थे। बेटा, ये तेरे दूर के मामा हैं। प्रणाम मामा। प्रणाम बेटा। ये तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। पर माँ, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना खुद देख लूंगी। तेरे पापा यहाँ होते तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए अच्छा रिश्ता आया है, बस तू इसे ठुकरा मत। संध्या ने सोचा और फिर अपनी माँ का मुंह देखकर हामी भर दी। मुकेश एक फैक्ट्री में काम करता है, 12,000 रुपए पगार है उसकी। संध्या को कोई कमी नहीं होने देगा दीदी। ठीक है, आप रिश्ते की बात बढ़ाइए। कुछ दिनों बाद मीना को देखने मुकेश और उसके कुछ रिश्तेदार आए। बहन जी, मुकेश के माँ बाबा को तो गुजरे सालों हुए हैं। मैं उसकी मौसी हूँ, मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ। मुकेश के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर है तो मुहूर्त देखते हैं। हमें मंजूर है। सब खुश थे। मुकेश और संध्या की शादी का मुहूर्त निकला था और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। मुकेश संध्या का बहुत ख्याल रखता था। आज आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो संडे है, आज मैं खाना बनाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तुम आराम करो। संध्या खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। उसकी खुशी दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत गए और एक दिन मुकेश शराब पीकर घर आया। आपने शराब पी है? हाँ, वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने थोड़ी सी पिला दी। संध्या को मुकेश का शराब पीना अच्छा नहीं लगा। फिर तो ये रोज का हो गया था। मुकेश हर दिन घर शराब पीकर ही आता था और अब मुकेश और संध्या में अनबन होने लगी थी। आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं अपने पैसों से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मुकेश ने गुस्से में संध्या को तमाचा मार दिया। संध्या गर्भवती थी पर मुकेश उसे रोज मारा करता था। 4 महीने बाद संध्या ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तेरी भलाई के लिए तेरी शादी की थी। मुझे कहाँ पता था कि तेरे साथ ये सब होगा बेटी। मुझे माफ कर दे। तू अब उस हैवान के पास मत जाना, यही रह जा। संध्या अपनी माँ के घर ही रुक गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। माँ, मैं सोच रही हूँ पार्लर का जॉब वापस ज्वाइन करूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तू नौकरी पे कैसे जाएगी? मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तभी संध्या को एक आइडिया सूझा। माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल दूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं। ये तो तू कर सकती है। उसी शाम मीना और संध्या ने बाजार से पार्लर का सारा सामान खरीद लिया।
और फिर घर के एक कमरे में पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा दिया। पहले ही दिन उसके पार्लर में कस्टमर्स आने लगे। संध्या और मीना खुश हो गई। संध्या अच्छा काम करती थी, इसलिए कस्टमर्स वापस आया करते थे और धीरे धीरे उसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद वो 10-10 घंटा काम किया करती थी। कुछ महीनों बाद संध्या ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर अपनी छोटी सी बेटी को संभालते हुए संध्या पार्लर चलाने लगी। संध्या के जीवन में अभी भी संघर्ष था, पर उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपने और अपने अपनों की जिंदगी बेहतर बना रही थी। 5 साल कड़ी मेहनत करके संध्या ने अपना बड़ा सैलून खोल दिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाया करती थी और वो अपनी माँ के साथ एक बड़े घर में रहती थी। ये उसके लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन अब भी उसका संघर्ष जारी है। इस सुंदर लड़की का नाम माया है। माया को सजना संवरना बहुत पसंद है। माया जब शहर में पढ़ती थी तब उसने एक ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। अरे वाह माया, तुझे तो मेकअप का सब कुछ आता है। क्यों नहीं आएगा, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। अरे वाह, और तुझे पता है मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर डालूं। अच्छा है, तो कब डाल रही है ब्यूटी पार्लर? शादी के बाद। तुझे तो पापा का पता है, वो पैसे ही नहीं देंगे। उनको तो ऐसा लगता है कि शादी ही सब कुछ है। वो कहते हैं ब्यूटी पार्लर डालकर क्या मुझे लड़की की कमाई खानी है। कुछ दिनों बाद माया को देखने मनोज और उसका परिवार आया। ये मेरी बेटी है माया, बीए किया हुआ है। ये मेरा भतीजा मनोज है, पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी भी है। अरे वाह, सरकारी नौकरी है, और क्या चाहिए? सबका मुंह मीठा करवाइए। माया के पिताजी को सरकारी नौकरी वाले दामाद की ही खोज थी और मनोज को तो माया पहली नजर में ही पसंद आ गई। वो थी ही इतनी सुंदर। और 1 साल बाद माया की शादी मनोज से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही माया ने मनोज को अपना सपना बताया। मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलूं। बहुत अच्छे, जरूर खोलेंगे। क्योंकि माया अक्सर ब्यूटी पार्लर की बात करती, इसलिए मनोज ऊब चुका था। ब्यूटी पार्लर? हाँ हाँ। एक दिन माया भड़क गई। कितनी बार आपको बोलूं कि मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है? तुम्हें तो मेरी आर्थिक स्थिति पता है ना, ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माया सोचने लगी, ये है ना मेरे कंगन, ये किस काम आएंगे? लेकिन ये तो तुम्हारे पापा ने दिया है। तो क्या हुआ? अगर समय पर मेरे काम नहीं आए तो इनका मूल्य क्या? आप इसे बेच कर आइए, फिर मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी। ठीक है। मनोज बाजार गया और उसने वो कंगन बेच दिए और सारे के सारे पैसे माया के हाथ में रख दिए। माया पैसे देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन माया ने बाजार से सारा सामान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में माया ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल दिया। अब गांव की सभी औरतें माया की ब्यूटी पार्लर में आया करती थीं। माया बहुत खुश थी क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। महीने के अंत में मनोज हिसाब किताब करने बैठ गया। इस महीने तुमने 20,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। मैं ना कहती थी? हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम अमीर बन जाएंगे। माया ने अपना ब्यूटी पार्लर का काम जारी रखा। 1 साल बाद उसने एक दुकान खरीदी और उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोला। देखते ही देखते माया का घर भी बड़ा हो चुका था। इस तरह माया ने ब्यूटी पार्लर चलाकर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि अपने पति की आर्थिक मदद भी की और उनका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। आज रुखसाना निकाह करके अपने पति रफीक के घर आ रही है। रुखसाना एक अनाथ थी जिसे उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था और रफीक के परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। निकाह के बाद रुखसाना बहुत खुश थी क्योंकि रफीक उसे कहीं न कहीं घुमाने ले जाया करता था। चलो रुखसाना, पानी पूरी खाते हैं।
रफीक रुखसाना की मन की बात जान लेता था और इसीलिए रुखसाना बहुत खुश थी। रफीक सऊदी में काम किया करता था और भारत 3 महीने की छुट्टी पे आया था। अब उसकी छुट्टियां खत्म और रफीक वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब रफीक को जाना था। रुखसाना ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अरे पगली, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ, 2 साल बाद वापस लौट आऊंगा। 2 साल बाद? 2 साल तो यूं बीत जाएंगे। रुखसाना बेटी, किसी को रोते हुए विदा नहीं करते, चलो हंस दो। रुखसाना ने अपने आंसू पोंछे और रफीक सऊदी के लिए निकल गया। 1 महीने बाद रुखसाना डॉक्टर के पास गई। मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। रुखसाना की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो दौड़ती हुई पीसीओ के पास गई और उसने अपने पति को फोन लगाया। मुबारक हो। क्या? मुबारक हो, आप अब्बा बनने वाले हो। क्या? ये खबर सुनकर रफीक भी बहुत खुश था। अब से रुखसाना की सास उसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखने लगी। 9 महीने बाद रुखसाना ने खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। अम्मी, क्या अब भी वो नहीं आएंगे मुन्नी का चेहरा देखने? बेटी, तुम्हें क्या लगता है रफीक का मन नहीं होगा अपनी बेटी को देखने का? लेकिन उसका काम ही ऐसा है, वो 2 साल से पहले नहीं आ सकता और अब तो सिर्फ 1 साल बचा है, वो जल्दी ही लौट आएगा। रुखसाना बेटी के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन रफीक की नामौजूदगी से दुखी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और आखिर वो दिन भी आ गया। रुखसाना, अम्मी। आपकी बेटी बिल्कुल तुम पे गई है। वैसे तुमने इसका नाम क्या रखा है? अभी तक नाम नहीं रखा, सोचा तू आएगा तो तू रखेगा। हम इसे प्यार से मुन्नी बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हीना। बहुत अच्छा है। रफीक के लौटते ही रुखसाना वापस खुश हो गई। इस बार रफीक रुखसाना के साथ अपनी बेटी हीना को भी घुमाया करता था, लेकिन इस बार ये खुशियाँ बहुत छोटी थीं। 2 महीने बाद रफीक को वापस जाना पड़ा। एक बार फिर रुखसाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ महीनों बाद एक बार फिर डॉक्टर ने रुखसाना को खुश खबर सुनाई। इस बार जब उसने पीसीओ से रफीक को कॉल लगाया। सलाम वालेकुम, क्या मैं रफीक से बात कर सकती हूँ? मोहतरमा, वो तो यहाँ नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कब आएंगी? उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी, अब पता नहीं वो कहाँ काम कर रहे हैं। क्या? रुखसाना ने फोन कट कर दिया, लेकिन उसे चिंता सताने लगी। वो अपनी सास के पास गई और रोने लगी। तू फिक्र मत कर, वो खुद ही हमें फोन करेगा। लेकिन उनकी नौकरी? ये भी तो हो सकता है उसे कोई बेहतर नौकरी मिली हो। क्यों फिजूल रो रो कर जी जला रही है? अम्मी की बात सुनकर रुखसाना ने रोना बंद कर दिया। वो रफीक के फोन का इंतजार करने लगी। कई महीने बीत गए, रफीक का कोई पता ठिकाना नहीं। अब अम्मी भी परेशान थीं। ये अजीब है, कम से कम हर महीने वो एक फोन तो करता ही था। रुखसाना ने कई बार रफीक की पुरानी कंपनी में फोन लगाया, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। रुखसाना को दूसरी भी लड़की हुई। रुखसाना उससे बहुत खुश थी, लेकिन रफीक से कांटेक्ट ना होने से दुखी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। ना रफीक का फोन आया, ना मनी ऑर्डर। अम्मी, अब तो पैसे भी खत्म हो चुके हैं। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब घर कैसे चलेगा? मैं कोई काम ढूंढ लूं? तेरी बिटिया बहुत छोटी है, तेरे बगैर नहीं रह पाएगी। मैं ही कोई काम ढूंढती हूँ। नहीं अम्मी, हम कोई ऐसा काम ढूंढते हैं जो हम घर में मिलकर कर सकें। पर ऐसा क्या? दोनों सोचने लगीं।
अम्मी, मैं मेहंदी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरी मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा आता है। क्यों ना हम मेहंदी बनाकर बेचें? हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। रुखसाना की सास ने बाजार से मेहंदी के पत्ते खरीद लिए। रुखसाना ने उसे पीसा, उसमें कुछ नीलगिरी का तेल मिलाया और उन्हें मेहंदी के कोन में भरने लगी। जब मेहंदी के कोन तैयार हो गए, तब रुखसाना की सास उन्हें बाजार में एक दुकानदार को बेचने चली गईं। अब से यही उनकी आमदनी का जरिया बन गया था। रुखसाना मेहंदी बनाती और सास बेचा करती थी। पिछले 10 साल से रुखसाना और उसकी सास यही काम कर रही हैं और रफीक का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं।